एक तो ये 6 दिसंबर वाली तारीख भूलती नहीं है, मतलब लेना क्या देना पाकिस्तान का वो अलग बात है। पुतिन गए तो चिढ़ाकर गए, घिरे हुए हैं, अमेरिका से भी संकेत ठीक नहीं है, तो ये कौम के नाम पर चूरन बेचने वाली आदत कब जाएगी? देखिए, कौम के नाम पे चूरन कौन बेचता है ये आपको बेहतर तरीके से पता है। पाकिस्तान ने ना कभी कौम पे नाम पर चूरन बेचा, ना हमारी ऐसी कभी कोई इंटेंशंस रहती हैं। बाकी आप लोगों के मुल्क में जो मर्जी जिस मर्जी मुल्क का सदर है, वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की है कि अपने हमसाया मुल्क ममालिक जितने भी हैं इंक्लूडिंग भारत, हमारा यही हमेशा से रहा है कि तमाम के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रहें। हम हमेशा से यही चाहते हैं कि भारत भी जिन जिन के साथ मिलता है वो करे। अब ये प्यूटन के विजिट को आप लोगों ने इतनी हाइप दी हुई है और ये आप लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी चीजें चल रही है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान बेहतर तरीके से अपने मुल्क को चला सकता है, डील कर सकता है। हमें ना प्यूटन की जरूरत है, ना हमें किसी और की जरूरत है। बाकी बात रही प्यूटन के भारत विजिट की, तो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है भारत के प्यूटन के विजिट से। भारत से प्यूटन भारत आए हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो भारत क्यों आए थे, लेकिन अगर वो भारत आए हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी काम के लिए आए होंगे। लेकिन आप लोगों के सर पर पाकिस्तान इस हद तक सवार है कि आप लोगों का नाम, आप लोगों के न्यूज चैनल से अगर देख लें तो नाम शुरू होता है पाकिस्तान से, खत्म होता है पाकिस्तान पे। बाकी माजरत के साथ मैंने अभी कर्नल दिनेश साहब को देखा है, लास्ट प्रोग्राम में इन्होंने एक बात की थी और मैंने आपके कोऑर्डिनेटर को बताया था कि जहां पर कर्नल दिनेश साहब होंगे मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनूंगी। आई एम सॉरी, मैंने इनको देखा नहीं था, अभी मेरी नजर इन पर पड़ी है, तो आई एम सॉरी, आई एम लिविंग योर प्रोग्राम, क्योंकि ये जो मौसूफ है नहीं सबीन जी, चलिए आपकी कर्नल दिनेश नैन से कोई नाराजगी है तो आप बोल दीजिए, आपकी बात भी नोटिस हो जाएगी। नहीं है, ठीक है। वैसे तो बहुतों ने बहुतें बातें कर रखी हैं, एक इंसान कायदे से तो नहीं, ये नहीं बात नहीं, जाहिलियत की परिभाषा आप नहीं बताएंगी सबीन शहबाज। अगर आपको कर्नल दिनेश नैन की बात से कोई नाराजगी है या फिर आपको लगा कि मैं कुछ और काउंटर दे सकती हूँ तो आप दीजिए, तो प्लीज इस तरीके का तमगा मत दीजिए। एक मिनट कर्नल दिनेश नैन, अगर आपको पिछली उनकी कोई बात लगी कि ये ठीक नहीं है तो आप उसको बोल दीजिए कि आपकी ये बात गलत है, आपकी बात मुझे ठीक नहीं लगी, आपकी बात भी नोटिस हो जाएगी। लास्ट टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे टाइम दीजिएगा, आपने मुझे मौका नहीं दिया, इसीलिए आज आपसे शुरू कर रहा हूं सबीन शहबाज। देखिए, मुझे कर्नल दिनेश साहब को देख के अंदाजा हो जाता है कि भारतीय फौज का ये हाल क्यों है, क्योंकि जब इन जैसे लोग आपकी फौज पर जो है वो कर्नल के ओहदे पर तैनात होंगे तो वो मेरा ख्याल है कि भारत के लिए काफी है, और मेरा ख्याल है भारत के लिए इससे ज्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता। सॉरी फॉर टुडे, मैं आई एम लिविंग योर प्रोग्राम। और आगे नहीं सबीन शहबाज, एक बात सुनते जाइए, मैं तो कहूंगा कि आप रुकिए, लेकिन एक बात कहते जाइए। कर्नल दिनेश नैन को देखने से पहले अपने ये सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुनीर को देखिए, जो आदमी सैन्य अध्यक्ष के तौर पर, सीडीएफ के तौर पर काम और मुल्ला वाली भाषा ज्यादा बोले, जिसके आगे पीछे घूमने वाले कहें कि अयोध्या में जाकर जो है पहली अजान हम दिलवा देंगे मुनीर से, तो आप ये सोचिए कि आपकी सेना का हाल क्यों है। आपकी सेना रियल एस्टेट का काम करती है, आपकी सेना साबुन बनाती है, आपकी सेना तेल बनाती है, आपकी सेना मुल्क की सही मायनों में हिफाजत करने की बजाय कितना करती है, नहीं करती है, करती ही होगी, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसके अलावा सारे काम कर लेती है। बिजनेस करना सेना का काम कहीं से नहीं हो सकता है। तो पहले अपने गिरबान में झांकने की जरूरत आपको और पाकिस्तान को खुद है कि आपकी सेना क्या सिर्फ सेना वाला काम करती है या सेना के अलावा बाकी काम करती है। मुल्क चलाना है, बिजनेस करना है, साबुन बेचना है, तेल बेचना है, सारे काम कर लेंगे, रियल एस्टेट का भी काम कर लेंगे, लेकिन मुल्क की हिफाजत सिर्फ नहीं कर पाएंगे। जवाब भी सुनिए ना, जब आप बोलते हैं तो फिर जवाब सुनने की हिम्मत बोलिए। मैं तो कह रहा हूं, आप कह रही थी कि मैं छोड़ के जा रही हूं। अपना काम कर रही है, हमें पता है छोड़कर जाने की बात सिर्फ एक आपके पैनल में बंदा। तो आप मत दिनेश नैन से बात करिए, नाजिया इलाही है, आरजू है, बाकी लोग हैं, मुकीम आपके यहाँ के हैं, अजीम भट्ट है, हम 4 लोग, मैं हूं, आप मत करिए। कर्नल दिनेश नैन से आपका कंसल्टेशन नहीं करवाऊंगा मैं, आप बोल दीजिए, सीधी सी बात है। आरजू को हम बतौर पाकिस्तानी, मैं हूं, मेरे साथ 2 पैनलिस्ट और हैं पाकिस्तान से, हम लोग आरजू को, मैं जाती तौर पे आरजू को ऑन नहीं करती, शी इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। अब वो आप लोगों के उस पर जो है पाकिस्तान में चल रही है, रॉ की शायद कोई एजेंट है, क्या है। बहरहाल आपने एक बात की पाक फौज के जवाब, सीडीएफ वाली, देखिए हमें पता है कि हमारी फौज ने क्या काम करना है, हमारी फौज आपसे ज्यादा बेहतर काम कर रही है। दूसरी बात यह कि फौज अपना काम करेगी नहीं करेगी, 9 और 10 मई में जो भारत का हशर किया था, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि फौज अपना काम किस तरह कर रही है। भारत के साथ हमने कर दिया, भारत के लिए डूब बनने का मकाम था। सबीन शहबाज सुनिए, ये हाथ में पेन लेकर जो आप बैठती है ना, सिर्फ हाथ में पेन लेकर बैठने से कुछ नहीं हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ना लिखना करना पड़ता है, उस पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैडम थोड़ी सी जानकारी लीजिए, कितने महीने क्या हश्र किए। सिर्फ एक बात जिसको यहां पर बैठा कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा, ग्लोब पर जाकर देख लीजिए, पाकिस्तान बांग्लादेश 2 मुल्क किसने बनाए, 92,000 सोल्जर्स ने किसके आगे सरेंडर किया था, ये जाकर पढ़ लीजिए।
1965 में भारत के सैनिक लाहौर तक पहुंचे हुए थे। नहीं विश्वास तो जाकर गूगल पर इमेजेस सर्च कर लीजिए। अगर आपको इतना पढ़ना निकलती थी तो ये पेन लेकर मत बैठा करिए। मैं चलिए, आपको आरजू से भी दिक्कत है, आपको मुकीम से भी दिक्कत है, आपको मुकीम अजीम से तो खैर नहीं दिक्कत है, ठीक है। कर्नल दिनेश ने, मैं नाजिया से बात कराता हूं। नाजिया, इनकी सेना क्या रियल एस्टेट का काम नहीं करती है? इनकी सेना क्या तेल नहीं बेचती है? इनकी सेना क्या साबुन नहीं बेचती है? और उसके बाद कहेंगे कि देखो रे भाई सेना ऐसी होती है। राकेश जी, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। देखिए, मुल्ला मुनीर तो बहुत फेमस है और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में फेमस है या हमने फेमस किया है। इनके पार्लियामेंट में खुद ये बता दिया गया कि अब मुनीर का काम जो है वो जंग के मैदान पर लड़ना नहीं है, मुनीर का काम मस्जिदों में अजान देने का है। और जिस हिसाब से मरियम नवाज के लिए वो बैनर और होर्डिंग लगाते हैं, जिस हिसाब से मरियम नवाज के लिए वो प्रचार का काम करते हैं, तेल साबुन का बिजनेस करते हैं, ये बात तो पूरे देश को पता है, इवन पाकिस्तान को पता है। अब देखिए, इस्लाम के नाम पर इस्लामिक जमीन और इस्लामिक देश बनाने का निर्णय इन लोगों ने लिया था। अब ये अगर डेवलप नहीं हो रहे, रिफॉर्म नहीं हो रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो ये 6 दिसंबर का एक चूरन बांटना स्टार्ट किए हैं। हालांकि 6 दिसंबर को जब ये हुआ था तब न्यूयॉर्क सिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये साफ लिखा गया था, कोई भारत की रिपोर्ट नहीं है, न्यूयॉर्क की है, कि 30 हिंदू मंदिरों को पाकिस्तान में तोड़ा गया था और इन्होंने नारे लगवाए थे, क्रश इंडिया, डेथ टू हिंदुइज्म। ये मैं इतनी पुरानी तस्वीर लेकर के बैठी हुई हूं जो न्यूयॉर्क सिटी की ये रिपोर्ट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान में मोर और लेस 1817 हिंदू टेंपल्स हैं, जिसमें से सब पर ताला लगा करके सिर्फ 37 हिंदू टेंपल्स को बहुत ही माइल्यूट तरीके से, बहुत ही परेशान तरीके से वहां पर पूजा और आरती करने की अनुमति वहां की सरकार और यह मुल्ला मुनीर करने देता है। यह मुल्ला मुनीर के सेना का काम ना बॉर्डर पर लड़ने का है और ना ही कोई जंग जीतने का है। यह मुल्ला मुनीर का काम सिर्फ और सिर्फ कहां पर हिंदू टेंपल में पूजा हो रहा है, कहां आराधना हो रहा है, ये टोपी पहन करके पहुंच जाता है और ये अपना मुल्ला मुनीर का काम करता है। मुझे लगता है राकेश जी के पाकिस्तान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अलहामी किताब अल कुरान में कहा था कि आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो आपकी इबादत जायज नहीं होगी, और आप किसी की इबादत में अगर तकलीफ दें तो भी आपकी इबादत जायज नहीं होगी। तो जिस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, कैफे शॉप बनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये औरंगजेब के मुरीद हैं, ये पैगंबर मोहम्मद को भूल चुके हैं, पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत रसूल को ये मानने से इनकार कर चुके हैं। ये सब पाखंडी मुसलमान है पाकिस्तान में, ये कोई सुन्नत रसूल पर चलने वाले ठीक है, वो पाखंडी है कि नहीं है छोड़ दीजिए। नाजिया, काहे लिए सर्टिफिकेट देना छोड़ दीजिए, लेकिन आरजू भले सभी ने आपको पाकिस्तानी माने या ना माने, पाकिस्तानी पासपोर्ट तो है ही, और मुझे लगता है आप पाकिस्तान में ही रहती भी हैं। अब हो सकता है एक आध बार जाकर सबीन से मिल लीजिएगा, हो सकता है इनकी बहुत सारी शिकायतें या पाकिस्तानी है कि नहीं है, हो सकता है इनकी दूर हो जाए। लेकिन तालिबान से जो हालत चल रही है, जो सबीन कह रही थी कि हमारी आर्मी बहुत बढ़िया मुल्क की हिफाजत कर रही है, तालिबान ने जो नाक में दम कर रखा है, सबीन आप भी सुनिएगा, और इसमें से कोई भी आंकड़ा गलत हो मुकीम भाई या अजीम बता देंगे, क्योंकि मैं भी इंटरनेट के ही सोर्सेस से पढ़ रहा हूं। पाकिस्तान के पास शाहीन फाउंडेशन का कामकाज अकेले नेवी के पास है। शाहीन फाउंडेशन जिसका नेतृत्व पाकिस्तान के एयर चीफ करते हैं, शाहीन एयर इंटरनेशनल, शाहीन एयर कार्गो, शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शाहीन इंश्योरेंस शामिल है, शाहीन पे टीवी, शाहीन एफएम रेडियो भी इनके द्वारा संचालित होते हैं, और इनकी कुल प्रॉपर्टी करीब करीब $34 मिलियन के आसपास है। इसके अलावा और भी कुछ कंपनियां हैं जो कि रियल एस्टेट, फाइनेंस, आर्मी प्रोजेक्ट्स का काम तो चलिए आर्मी के पास समझ में ही आता है, अस्करी फंड्स, अस्करी वेलफेयर राइस मिल, अस्करी वेलफेयर शुगर मिल, अस्करी सीमेंट, आर्मी वेलफेयर शू प्रोजेक्ट तो चलिए इसको छोड़ ही देते हैं, वुलन मिल भी छोड़ देते हैं, आर्मी वेलफेयर होजरी यूनिट भी एक तरीके से छोड़ देते हैं, कपड़ा राशन सब बेचेंगे, और इसका भी कई मिलियन डॉलर के आसपास है आरजू। तो फिर तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आप कौम के नाम पर चूरन बेचते हैं, तालिबान से लड़ने का दिखावा करते हैं, लेकिन जो आपका काम है वो करते नहीं है।
देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल है ये जो बैठी हैं सबीन, इन्हें तो मैं बिल्कुल जानती नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अभी कहा था छोड़ के जा रही हैं शो, क्योंकि कर्नल साहब यहाँ पर हैं तो अभी तक गई नहीं, शायद नहीं, कहीं मैंने कहा रिश्ते उनको वगैरह का रुकने के लिए। इंतजार कर रही हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये बिजनेसेस वगैरह तो हमेशा से होते रहे हैं, मुझे ये मेरे बीच में आ रहा हूँ नहीं मुकीम, इसके बाद मुकीम भाई आ रहा हूँ, इसके बाद तुरंत आपके पास। बात कीजिए, पाकिस्तान में मुंह आप छुपाकर चुप कौन कर दीजिए, फिरता है, ये ठीक है? मुझे भी मैं आपसे पता है। बात नहीं कर जो अच्छा मुसलमान होगा, जो पाकिजा मुसलमान होगा, जो तहजीब व तमद्दन वाला मुसलमान होगा, जो सुन्नत रसूल वाला मुसलमान होगा, वो इबादत बहुत परहेजगारी से करेगा, ना किसी की इबादत में मदाखलत करेगा और ना ही अपनी इबादत से किसी को तकलीफ देगा। लेकिन फिर इतना चुप क्यों गया कर्नल दिनेश नैन? देखिए राकेश, अभी पाकिस्तान की हालत देखिए, आज की तारीख में वहां पे मुल्ला आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुका है। और ये जितने भी भाई बहन बैठे थे ना यहाँ पे, ये अगर सच्चाई भी सुनेंगे ना उनकी बुराई में, उनकी बुराई होते हुए, तो इनका सॉफ्टवेयर बदल दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। डर लगता है इनको उठा के ले जाएंगे। और यही प्रॉब्लम है कि आप जब भी इनके सामने आसिम मुनीर या पाकिस्तानी सेना की सच्चाई सामने लेके आएंगे, तो ये लोग अब हमेशा आगे, जब तक ये सीडीएफ की पोस्ट आसिम मुनीर के पास है, ये ऐसे ही बर्ताव करेंगे किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर। लिहाजा मैं एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा, अभी शबीन यहाँ नहीं है, भारत के अंदर खासकर आर्मी, इंडियन आर्मी के अंदर मैं नहीं समझता हूं कि हम लोग कभी भी ये सोच भी सकते हैं किसी मोहतरमा की अपमान करने का या कुछ, लेकिन अगर उनको मेरी किसी बातचीत से खराब लगा है तो उनकी एब्सेंस में भी मैं उसमें डेफिनेटली खेद व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो इस बात को मन पे ना लें। हमारे यहाँ पे कभी भी किसी मोहतरमा की बेइज्जती नहीं की जाती। रही बात ये जो बोल के गए हैं कि आपने इनको टॉपिक्स के बारे में नहीं बताया, देखिए टॉपिक तो दो सबको बताया गया था, दो टॉपिक ही हैं। एक तो यह है कि आसिम मुनीर सीडीएफ बने हैं और उसके बनते ही इमरान खान के खिलाफ एक आईएसपीआर की तरफ से उनको एक तरीके से गद्दार करार करते हुए टाइप की स्टेटमेंट सामने आई है। और दूसरा, कल चूंकि हमारे यहाँ 2 दिन तक लगातार रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब जो है 2 दिन की विजिट पर थे और भारत के साथ में उनके साथ में हमारे करार हुए हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो हुई है जिसमें लोग घबरा रहे हैं वो है रिलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये उनकी रशिया की जो लोअर पार्लियामेंट है डूमा, उसमें भी पास कर दिया गया है। फरवरी 18 को, इसी साल फरवरी 18 को 2025 को हमारे जो एम्बेसडर हैं अरुण कुमार जी, उनके और रशिया के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बीच में ये करार हुआ। तो ये करार है क्या जहां ये लोग घबरा रहे हैं, मैं बताऊं आपको, वो ये है कि अब उस करार के बाद में हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ में, राकेश, वो सिर्फ हम हथियार लेंगे, वो बेचेंगे, हम खरीदेंगे, वो बेचेंगे, हम खरीदेंगे तक सीमित नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप किसी और लेवल पे चली गई है। और वो लेवल रशिया के मुताबिक ये था, रशिया ये चाह रहा था कि भारत का एंटार्क्टिका तक, आर्कटिक तक जो एलएनजी हमने निकालनी है वहां से, अगर याद हो आपको 18 अक्टूबर 2021 को हमारा पहला जहाज वहां से एलएनजी लेके आया था रशिया की लोकेशन से, तो वो खोल दिया गया है। दूसरा, नॉर्थ सी के जो रूट है मद्रास से लेकर के, चेन्नई से लेकर के और शॉर्टकट होते हुए, ताकि हमारे को ज्यादा खर्चा ना पड़े रशिया के साथ बेलारूस के थ्रू सामान लाने ले जाने के अंदर, वो खोल दिया गया। और पाकिस्तान को जहां खतरा हुआ है, जहां ये घबरा रहे, वो ये बात है कि अब रशिया इंडियन ओशन के अंदर अपनी मौजूदगी करना चाहता है। और वो कैसे करना चाहता है? भारत और रशिया की जो इतनी गहरी मित्रता है उसके माध्यम से, ये जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, इसके माध्यम से वो हमारे मिलिट्री बेसिस, वो हमारे यहाँ फिर रिफ्यूलिंग अपने नहीं दिनेश सर, वो इतनी तार्किक बातें पता नहीं समझ में आए नहीं आए, उन लोगों को वो छोड़ दीजिए, अभी तो वो भाग गए। लेकिन आरजू ये बातें क्यों इतनी चुभी? पुतिन तालिबान के लिए बोलकर गए कि तालिबान आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए ये चुप गई बातें कि मैंने क्यों कोट कर दिया? या फिर माइकल रूबिन पेंटागन के जो पूर्व अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि मुनीर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? या फिर इसको इन परिस्थितियों के बीच में कैसे देखा जाए, ये साइड इफेक्ट कि इमरान तो गद्दार है, शेख मुजीब से तुलना?
देखें, पहले लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये नोटिफिकेशन जो रुका था और फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन बहरहाल नोटिफिकेशन हो गया। और आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह से एक अकेले इंसान को जो है वो तमाम की तमाम पावर दे दी गई है, जो यकीनन कहीं आगे जाकर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको इस वक्त लग ये रहा है कि शायद इमरान खान इनके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो यकीनन ऐसी है जिसको सारी दुनिया ने सुना है, और ये बैकफायर कर जाएगी इनको। जिस तरह से इन्होंने इमरान खान को जो है वो गद्दार बताया, जिस तरह से कहा कि जी वो भारत के साथ मिले हुए हैं और उनके लोग जो हैं इस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट आपको साफ दिखाई दे रही है। जाहिर है कि जब आप तमाम चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते और आपसे काम नहीं होता, आपको पता होता है कि पब्लिक देख रही है। अब ये कोई 71 की या 65 वाली पब्लिक तो है नहीं कि किसी को समझ ना आए। इंटरनेट का जमाना है, हर जगह हर तरह की न्यूज लोग देखते हैं, तो इसलिए भी शायद हमें ये घबराहट इनमें दिखाई दे रही है और इसीलिए परेशान भी हैं। जहां तक आप बिजनेस की बात कर रहे थे, तो बिजनेस पर भी लोगों को कोई एतराज ना होता अगर वो बिजनेस पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता, या पब्लिक को उससे कोई फायदा हो रहा होता। लेकिन पब्लिक को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर फौज कोई बिजनेस करती है या कुछ भी बनाती है, तो जाहिर है इस पे पब्लिक अब बात करने लगी है। पाकिस्तान की पब्लिक चाहे थोड़े लोग हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और शायद यही चीज इनको जो है वो एक तरह से परेशान कर रही है। बिल्कुल यही चीज परेशान कर रही है। लेकिन उमर गर्दाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के ही पत्रकार हैं। उमर गर्दाजी, जो बात आरजू कह रही हैं, ये साइड इफेक्ट तो दिखने शुरू हो गए, और ये साइड इफेक्ट पहले भी दिखे थे। जब इस तरीके से अगर कोई आर्मी से निकला आदमी इतना पावरफुल हो जाए, जब तख्ता पलट के हालात बनते हैं, वो यहीं से शुरुआत होती है। पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, खास करके इमरान खान को लेके, दरअसल में वो साइड इफेक्ट्स हैं जरूर, लेकिन वो साइड इफेक्ट ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिस तरह के बाहर बैठे हुए इमरान खान के नाम पे जो चूरन बेच रहे हैं आरजू काज़मी और इस तरह के जो लोग हैं जो इमरान खान के लिए मजीद मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। ये इमरान खान उनके जो बोए हुए बीज हैं वो काट रहा है जेल के अंदर, वो काटता रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, मेरी बात सुने आप, जो ये है कौन? देखें इस वक्त बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको ये भी नहीं पता पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है वो इस वक्त और इनको बिल्कुल ये भी बेहतरीन नहीं माहौल पता चल कि रहा मैं है। इमरान खान की सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही उनकी पार्टी की हूँ। ये कुछ भी देखें बोल जिस रहे तरह से हैं आप पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं, तो इससे तो मेरे कौन सा ख्याल प्रोपेगेंडा में चला रही हूँ? आप है कौन? आपने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की है आरजू काज़मी, आप तो है गद्दार हो, कौन? आप है आप तो वही कौन? गद्दार यार। आप तो पाकिस्तान, भाई मैं इस मुल्क का वफादार हूँ, तुम्हारी तरह नमक हराम अच्छा, नहीं हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के झंडे के नीचे तुम्हें बैठ के। शर्म आनी चाहिए, लानत ठीक यार, है? तुम जैसी लड़कियों पे ना लानत है, आप जैसी लड़कियों अच्छा, पर लानत है आरजू काज़मी। आप वही लानत के काबिल जो पाकिस्तान से भागे। अगर नहीं, ये क्या तरीका है उमर गर्दाजी? कहीं नहीं भाग के गई, मैं इधर इस्लामाबाद में हूँ। उमर गर्दाजी, आरजू इस्लामाबाद में है, आप अपने मुल्क के लोगों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। इस्लामाबाद में नहीं है, ये बाहर जाके बैठी हुई है। इमरान खान ने कुछ गलत किया, कानून के मुताबिक वो सजा मिले, वो एक अलग बात है। आपके मुल्क का मसला, आपके कानून देखे, अगर कानून नाम की चीज है, लेकिन यहाँ बैठकर किसी महिला को उल्टा सीधा बोल देना। कानून के मुताबिक जो तमाम चीजें मिल रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान के साथ इस वक्त जो हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि इमरान खान के पास कोई मोबाइल नहीं है अंदर जेल में, इसलिए उससे बचने का तरीका क्या है कि इमरान को गद्दार बोलो, लोगों का दिमाग डाइवर्ट होगा। देखें तालिबान की पीठ ठोक कर गए, उससे भी मिर्ची लगी हुई है। सुन लीजिए सर मेरी बात, फिर उसके बाद बोलिएगा। उससे भी मिर्ची लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपको बाबरी पर भी बोलना है, तो ये सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की अपनी कुव्वत नहीं है, कुछ ट्रांजिशन फेज है। मुनीर कल को तानाशाह बन जाए, कौन शहबाज शरीफ? इसीलिए मैंने सवाल पूछा जो आपको बुरा लग गया। नहीं, ये देखें एक चीज का आप कह रहे हैं तालिबान आए कहां से? तालिबान को इस वक्त जो अमेरिका को जो पहली शिकस्त हुई थी, उसके बाद जो रूस को शिकस्त हुई थी, वो पाकिस्तान की मदद से उन्होंने शिकस्त दी थी। तालिबान खुद कुछ भी नहीं कर सकते। ये यहाँ पे सिर्फ इंतशार फैलाना, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों के गले काटना, मुसलमानों का कत्लेआम करना, ये तालिबान नहीं अभी कर दिनेश जैन बताएंगे कि तालिबान आए कहां से। दिनेश जैन जरा इन्हें एक चैप्टर दीजिए, गर्दाजी जी को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, उमर भाई शायद आपको नहीं, मैं थोड़ा सा अगर आप टाइम दे तो मैं बताना चाहूंगा ये तालिबान कहां से आया। 1980 के दशक में जब रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की, अमेरिका को पसंद नहीं आया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान जैसी स्ट्रेटेजिक जगह पे रूस आके बैठ जाए। लिहाजा उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, आपको बहुत सारे पैसे दिए,
सऊदी अरब से लेके और गल्फ कंट्रीज से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मोटिवेट करके इस्लाम के नाम पे लाल मस्जिद इस्लामाबाद में भेजा गया और जहां पे उनको नाम दिया गया तालिबान। और लाल मस्जिद के थ्रू ये लोग आकर के इंडोक्ट्रिन होते थे और आपके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जाकर के ये ट्रेनिंग लेते थे और फिर इन्हीं लोगों को आप लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में खुद आपके कबीले जो कि खैबर पख्तूनख्वा के हैं या फिर स्वात वैली के हैं या वजीरिस्तान के कह लीजिए, ये सब लोग इसमें शामिल होके गए। बहुत पैसा मिला आपको। लेकिन 2001 में जब अमेरिका वापस अफगानिस्तान के अंदर आया और जब मुशर्रफ का टाइम चल रहा था तो आप लोगों को फिर अमेरिका के साथ देने के लिए बाधित किया गया, पैसे मिले आपको और इसी तालिबान पे आपने गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इन तालिबान के कई कबीले 17 से 18 कबीले कुछ अफगानिस्तान की तरफ कुछ आपके खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, ये सब मिलकर के इन लोगों ने मसूद के नीचे इन्होंने सबसे पहले अपना एक तालिबान घोषित किया जिसको बोला गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि इनके कई लोगों को आप लोगों की गोलाबारी के अंदर परिवार उतार दिए गए, मारे गए। बोलिए। तालिबान तालिबान जो आपने पैदा किया, अफगान तालिबान है, ये दो अलग चीजें हैं। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो तो भारत की राह की फंडेड है, वो तो फितना नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। आप फंडिंग कर रहे हो। अभी तो बैड तालिबान पे आए हैं ना, गुड तालिबान पे आते हैं। उमर गुड तालिबान पे आते हैं। गुड ये अफगानिस्तान तालिबान कौन है? अफगान तालिबान में 3 तालिबान है, एक काबुल के हैं, अफगान तालिबान जो मुल्ला उमर। मैं बोल लूं भाई राकेश, मैं बोल सकता हूं? सुन लीजिए उमर, मैंने कहा ना पूरा चैप्टर मिल जाएगा आपको, एकदम होमवर्क रेडी हो जाएगा आगे से तालिबान पर बोलने से पहले। अभी तो मैंने आपको बैड तालिबान बताया है, फिर मलिक जी भी जुड़ गए उधर। बैड तालिबान बताया है, बैड तालिबान। अब गुड तालिबान पे आते हैं। गुड तालिबान आपके लिए वो था जो काबुल से आया, जो आपके साउथ अफगानिस्तान से आया और जो कुछ आपके यहां पे 10 लाख से लेके 15 लाख लोगों को आपने बसाया और उनके अंदर एक जामिया इस्लामिया हक्कानी मस्जिद के अंदर आपने इन लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि अमेरिका के खिलाफ आप एक दिन इन लोगों को वापस अफगानिस्तान में ले जाएंगे, उनको बसाएंगे। फैज हमीद इनको चाय पीने गया इनके साथ में 2021 के अंदर, और आप लोगों ने वहां जाके बोला, जश्न मनाया कि अब तो हमारा अफगानिस्तान हो गया, ये सब तालिबान तो हमारे हैं। क्या आपको इतना भी याददाश्त कम है आपकी? खुद सांप पालते हो, जब काटता है तो बोलते सांप कहां से आया? के खिलाफ जो लोग अफगानिस्तान के हैं वो नादरन अलाइज के लोग हैं। अच्छा चलिए मैं इससे आगे बढ़ता हूं सर, इससे आगे बढ़ता हूं। मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक आप देखिए हालत क्या है पाकिस्तान की। मुनीर के सीडीएफ बनने के साइड इफेक्ट, पहला ये कि इमरान के लिए उल्टे दिन शुरू हो गए। कल को इमरान के खिलाफ क्या होगा नहीं होगा गर्दारी है, कोई नहीं जानता है। अभी कुछ दिन पहले तो चल रहा था कि इमरान खान है भी कि नहीं है, खैर वो कंफर्मेशन आ गया। लेकिन मैं मलिक से ये सवाल कर रहा हूं, मोहम्मद मलिक जुड़े हुए हैं। आप देखिए पुतिन तालिबान की पीठ थपथपा कर गए। उधर अमेरिका से कहा जा रहा है कि मुनीर और पाकिस्तान पर सैंक्शन लगना चाहिए। मुनीर सीडीएफ बन गए। अब अगला टारगेट यह है कि हम पाकिस्तान की सत्ता को कैसे हाथ में लें। तो इसका तरीका सिर्फ यह है कि इमरान को गद्दार बताकर दिमाग पब्लिक का डाइवर्ट करो और कौम के नाम पर चूरन बेचता है तो बाबरी जपो। अब आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दूंगा, थोड़ा सा टाइम मुझे देंगे आप? बोलिए से सुन लेंगे, बोलिए। हाँ सुनिएगा, क्योंकि कल भी प्रोग्राम में ना आपने मुझे बोलने नहीं दिया। इमरान खान का कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल इजी रहें। वो इस मुल्क का शहरी है। आपके मुल्क के अंदर आपके प्रधानमंत्री कत्ल हुए हैं, आपके प्रधानमंत्रियों को रोड पे मारा गया है, गोलियां मारी गई। क्या उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं मलिक? उसके बाद कहोगे कि मैं सुनता रहूं। नहीं अच्छा लगता है ना। आपके मुल्क में प्रधानमंत्रियों का क्या हुआ और यहाँ पर टेरर इंसिडेंट हुआ, वो टेरर इंसिडेंट था। और अगर ये जानना है मोहम्मद मलिक कि टेरर इंसिडेंट का हिंदुस्तान बदला कैसे लेता है तो जाकर भावलपुर में देख लो, जाकर सरगोदा में देख लो। नाजिया, ये मोहम्मद मलिक ने कहा, मैंने सोचा था कि वाकई इनको 2 मिनट तक बिल्कुल इंटरप्ट ना करो, लेकिन मेन सवाल का कोई जवाब नहीं है कि इमरान को गद्दार कहना, बाबरी का नाम लेना, क्या ये डाइवर्जन के लिए नहीं है पब्लिक का ध्यान? इस पर मोहम्मद मलिक एक शब्द नहीं बोले। तो भारत में क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ये सब इनको बोल लेना है, लेकिन अमेरिका, पुतिन और इन सब चीजों पर नहीं बोलना है। ना बाबा भी छोड़ देना।
अभी माइक बात ना करो। नहीं बोलेंगे अरे चलिए, नहीं। 30 सेकंड ये पुतिन बोलेंगे। के आने 30 से सेकंड राकेश आप जी, जिस फिर हिसाब से बोलिएगा। 30 पाकिस्तान सेकंड डरा और हुआ मोहम्मद है। मलिक 30 सेकंड और। मुझे ये बताएं जी। कि 5000 साल पुराना अगर आपका मंदिर था तो उसका कोई निशान मिला? बाबरी मस्जिद तो आप लोगों को खत्म ही नहीं करनी चाहिए थी। आपके मुल्क के अंदर 25 करोड़ मुसलमान थे, आपने बाबरी मस्जिद करके उनके मुंह नहीं चुप कराया। आपने बताया कि ये हिंदुस्तान अखंड भारत का नाम है, हिंदुओं का नाम है। यहाँ पे ये मुसलमान, अब चलिए मलिक, आपके 30 सेकंड पूरे हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाके पढ़ लेना मोहम्मद मलिक। मुसलमानों के हक में फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये देश अदालत से चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाके पढ़ लेना। और नहीं अगर मिल रहा है तो कहो नाजिया से कहकर उसकी कॉपी और उसका एक्सप्लेनेशन दोनों भिजवा देता हूं। नाजिया 1 मिनट में इनको समझाइए। सबसे पहली बात कि हिंदू पक्ष ने अपने अध्यायों से, अपने हॉली बुक से भगवान राम के जन्म स्थान को साबित किया था। भारत देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में मुसलमानों को भी अल कुरान से और शरिया से बाबर के होने का सबूत दे देना चाहिए था। और अगर अभी भी है तो जाकर दे दो, और नहीं तो मैं भेज देती हूं जजमेंट की कॉपी। दूसरी बात कि ये जो अभी भारत के बारे में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गोली मारी गई, मैं इनसे पूछना चाह रही हूं कि ये भुट्टो परिवार में जो सबको गोली मारी गई, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है? जिनको ये कायदे आजम कहते हैं, फातिमा जिन्ना को दर्दनाक मौत यही पाकिस्तानी मुसलमानों ने दिया, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है? बेनजीर भुट्टो की तो शक्ल समझ में नहीं आ रही थी, जिस हिसाब से मुसलमानों ने बेनजीर भुट्टो को मारा है पाकिस्तान के मुसलमानों ने। और हर रोज मॉब लिंचिंग ये लोग अपने मुसलमान भाइयों का करते हैं, और हर रोज बलात्कार मुसलमान बहनों का करते हैं। तीसरी बात, पुतिन के भारत आने से इनकी सांसें अटक गई हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं। और जिस हिसाब से पुतिन ने खुले लफ्जों में तालिबान का समर्थन किया है और जिस हिसाब से पाकिस्तान डरा है, इनको यह बात समझ में आ चुकी है कि अब पाकिस्तान बनेगा कब्रिस्तान। क्योंकि इन्होंने अपने झूठ के चूरन से और पाखंडी चीजों से पाकिस्तान का तो ऐसे ही बेड़ा गर्क किया है, और तख्ता पलट का जो अंदेशा हम लोगों का था वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट अब दिखाई दे रहा है। मुल्ला मुनीर का काम कोई जंग लड़ना, और वो जितने मेडल पहनता है अपने यूनिफॉर्म में, मुझे लगता है किसी चूरन दुकान से उसने 5-5 रुपए में खरीदा है। क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है, ठीक है, वक्त इतना ही है। गर्दाजी और मलिक साहब, आगे फिर इस पर बातचीत होगी। लेकिन दिक्कत यह है ना, दिक्कत यह है, आप हंसते रहो भाई, दिक्कत यही है कि ये आपके मुल्क के लिए ठीक नहीं है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.